हेलो, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। मैं रवि। एक बार पुनः हम यूट्यूब चैनल पर मुखातिब हैं और आज हम मुग़ल काल का प्रांतीय प्रशासन है उसके ऊपर सूक्ष्म विवेचन करेंगे। पिछले वीडियोज़ में आपने मुग़ल काल का केंद्रीय प्रशासन देखा था। यद्यपि मैंने आपको बताया था कि किसी भी राजतंत्रात्मक प्रणाली में सबसे अहम उसका केंद्रीय प्रशासन ही होता है, लेकिन जैसा कि सल्तनत काल में प्रांत के नाम से एकता नामक इकाई डेवलप हुई थी, बट वो इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं थी जितनी कि मुग़ल काल में प्रांत के रूप में सूबा नामक इकाई डेवलप हुई थी। और ये सारा श्रेय जो है वो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को जाता है, जिन्होंने 1580 में 12 प्रांतों का गठन करके प्रांतीय प्रशासन की व्यवस्थित रूप से शुरुआत की थी। तो प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ भी ये बहुत अहम हो जाता है कि आपका प्रश्न ये होता है कि भारतीय इतिहास में सबसे पहले सूबे कब स्थापित हुए, तो उसमें आपका उत्तर होगा मुग़ल काल में और जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के समय 1580 में, जबकि उन्होंने संपूर्ण साम्राज्य को 12 प्रांतों में बांटा था। तो ये आपका एक नया प्रश्न यहाँ पर होगा। सूबा आज भी हमारे यूज़ होता है। जैसे भी आप कभी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, किसी प्रांत के चुनाव होते हैं, तो जब भी वहाँ पर कुछ ऐसा होता है तो ये वर्ड यूज़ होता है। वहाँ पे शब्द बहुत ही अच्छे ढंग से वहाँ पर काम में लिया जाता है कि फलाने सूबे में ये राजनीतिक परिवर्तन हुआ, फलाने सूबे में भारी बारिश हुई, फलाने सूबे में अकाल पड़ गया, फलाने सूबे में भूकंप आ गया। इस तरीके की जो बातें हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। अब हम एक एक करके पूरे जो है प्रांतीय प्रशासन की बात करेंगे। एक प्रश्न शुरू करने से पहले मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि सूबे जो थे वो पहले 12 सूबे थे जो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने बनाए थे 1580 में, हाँ। और उसमें उन्होंने 3 सूबे दक्षिण के जोड़े थे और 1591 से लेकर और 1601 तक उन्होंने 3 दक्षिण के सूबे, जिसमें खानदेश था, अहमदनगर आधा था और बरार, तो ये कुल 12 + 3 = 15 सूबे हैं वो अकबर के समय डेवलप हो गए थे। शाहजहाँ ने इसमें 3 सूबे और जोड़ दिए और तो 18 हो गए। जहांगीर ने कोई सूबा नहीं जोड़ा और औरंगज़ेब ने इसमें बीजापुर और गोलकुंडा को जोड़ के कुल 20 सूबे बना दिए। तो मुग़ल काल में सूबों की संख्या कुल 20 थी। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं सूबे का प्रशासनिक ढांचा किस तरीके से रेगुलेट किया जाता था। स्क्रीन पे सबसे पहले आपको दिख रहा है सूबेदार। सूबे का प्रधान प्रशासनिक अधिकारी जो होता था, जो वहाँ की कानून व्यवस्था देखता था, वह सूबेदार होता था। महत्वपूर्ण सूबों के सूबेदार महत्वपूर्ण लोगों को बनाया जाता था। जैसे अकबर ने मानसिंह को जो है काबुल का सूबेदार बनाया था, बिहार उड़ीसा का सूबेदार बनाया था, इस तरीके से। तो हर एक सूबे का एक प्रधान जो प्रशासनिक और कानून व्यवस्था देखने वाला जो मुखिया होता था उसे सूबेदार बोलते थे और सूबेदार को नाजिम भी बोला जाता था। सूबेदार की पूरी जिम्मेदारी होती थी कि वह सूबे में शांति और अमन कायम करे। सूबेदार की मदद के लिए अनेक अधिकारी और होते थे, जिसकी भी हम एक एक करके विवेचना करने जा रहे हैं। पहला है इसमें दीवान। दीवान जैसे कि हमने पीछे भी देखा था, केंद्रीय प्रशासन में भी केंद्रीय दीवान होता था। टोडरमल बहुत बड़े दीवान हुए थे। और इसके अलावा जो है दीवान का पद जो है अकबर ने 1564 में अर्थात अपने शासन के 8वें साल में इसलिए डेवलप किया था ताकि केंद्रीय प्रशासन में वकील या वज़ीर का पद जो था वो बहुत उच्छृंखलित ना हो और सारी सत्ताएं जो हैं वो जो कभी बैराम खां और महामनगा जैसे कुटिल वज़ीरों के हाथ में रही थी उसको खंडित किया जा सके और शक्ति को एक तरीके से डाइवर्ट करके एक व्यक्ति के पास घनीभूत न किया जाए, इसके लिए केंद्रीय दीवान के पद का सृजन हुआ था। इसी की अनुपालना में अकबर ने जब सूबे बनाए तो वहाँ भी उन्होंने एक प्रांतीय दीवान का पद भी सृजित किया और प्रांतीय दीवान की नियुक्ति सूबेदार नहीं करता था। ये खास बात आपको ध्यान में रखनी है। यद्यपि दीवान का कार्य सूबेदार की मदद करना था, सूबेदार को फाइनेंशियल या वित्तीय मामलों में सहायता करना था, राजस्व संबंधी मामले देखता था दीवान,
लेकिन साथ ही उसका एक काम और भी था कि वह सूबेदार की विभिन्न गतिविधियों पर नियंत्रण रखता था। चूँकि इसकी नियुक्ति केंद्रीय दीवान के द्वारा की जाती थी, इसलिए यह जिम्मेदार या उत्तरदायी जो है वो केंद्रीय दीवान के प्रति होता था। अकबर ने एक तरीके से प्रांतों में ये दोहरा शासन लागू किया था, जिसमें सूबेदार और दीवान दोनों एक दूसरे के सहयोगी होने के बावजूद भी सूबेदार जो है वो दीवान के ऊपर नियंत्रण अधिकारी नहीं था, बल्कि वह केंद्र से रेगुलेट होता था। ये आज के स्टेट का जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है उसमें आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री जो है उसके ऊपर राज्यपाल किस तरीके से गवर्न करता है और वह केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। कमोबस यही बातें जो हैं प्रशासन में देखने को मिलती हैं कि मुग़ल कालीन प्रशासन की बहुत सारी परंपराएं आज भी किसी न किसी रूप में मौलिक या परिवर्तित रूप से बदस्तूर जारी हैं। तो फिलहाल दीवान की बात है तो वित्तीय मामले हुआ, राजस्व मामले हुआ, सूबेदार की मददगार हुआ, लेकिन केंद्रीय दीवान के प्रतिनिधि के तौर पर सूबेदार पर नियंत्रण का कार्य भी इसको करना पड़ता था और यही प्रांतों की दोहरी शासन व्यवस्था थी। इसके बाद में हम बात करते हैं बख्शी की। जैसा कि हमने देखा था, केंद्रीय प्रशासन में मीर बख्शी नामक सैन्य अधिकारी होता था, जिसका काम सेना की भर्ती करना, दागहुलिया रखना, रसद आपूर्ति सामग्री कर देना और युद्ध काल में वेतन अधिकारी के तौर पे काम करना था। एक बात यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, केंद्रीय प्रशासन में दीवान ए तन नामक एक अधिकारी होता था जो पूर्णकालिक वेतन अधिकारी होता था। यानी शांति काल में वेतन का जो है संभरण करने का कार्य दीवान ए तन के द्वारा किया जाता था, लेकिन युद्ध काल में वेतन देने का कार्य मीर बख्शी के साइन द्वारा जारी की गई सरखत नामक जो आज्ञा होती थी उसके द्वारा दिया जाता था। इसका मतलब दीवान ए तन जो है वो और मीर बख्शी दोनों ही वेतन अधिकारी के तौर पर आंशिक तौर पर अलग अलग रूप में जिम्मेदार थे। लेकिन बख्शी जो है वो प्रांत में जो बख्शी होता था वह पूर्णकालिक वेतन अधिकारी होता था। यहाँ पर दीवान ए तन और मीर बख्शी के बीच में जो वेतन आहरण वितरण का जो अधिकार था वह डाइवर्ट नहीं किया हुआ था। तो इस तरीके से प्रांतीय बख्शी है वो अपने अधिकारों में ज़्यादा समृद्ध था बजाय केंद्रीय बख्शी के। और ये काम इसका वही है, सेना की भर्ती, दागहुलिया रखना, रसद आपूर्ति सामग्री करना। एक बात फिर भी आप ध्यान रखेंगे, चाहे मीर बख्शी सैन्य मंत्री हो केंद्र में और प्रांतीय बख्शी जो हो प्रांत मंत्री हो प्रांत में, लेकिन सर्वोच्च सेनापति सदैव बादशाह होंगे। किसी भी राजतंत्रात्मक प्रणाली में बादशाह ही सर्वोच्च सेनापति, न्यायाधीश और सर्वोच्च प्रशासक होते हैं। ऑप्शन में मीर बख्शी होने के बावजूद भी आप सभी को इसका उत्तर जो है वो बादशाह ही करना है, प्रधान सेनापति अगर ऑप्शन में होता है तो। इसके बाद में आपको दिख रहा है सद्र। जैसा कि केंद्र में सदर सुदूर नामक धार्मिक मामलों का सलाहकार होता था जो बादशाह और काजी को सलाह देता था विभिन्न धार्मिक मसलों पर, वैसा ही प्रांतों में प्रांतीय सदर होता था और प्रांतीय सदर प्रांत के जितने भी धार्मिक मामले होते थे उन सब के ऊपर एक महत्वपूर्ण विमर्श देता था। और मुन्ही नामक जो सहयोगी होते थे वो इनका सहयोग किया करते थे, जो इस्लाम की व्याख्या करते थे, जो कुरान, हदीस, इज्मा और कयास नामक धार्मिक ग्रंथ जिसे हम फ़िक़ह भी बोलते हैं, ये शरीयत होती थी और शरीयत के आधार पर ही विभिन्न धर्म ग्रंथों की व्याख्या का कार्य उलेमा और मुन्हियों की मदद से सदर डिसाइड करता था प्रांतीय लेवल पर। ये प्रांत का सर्वोच्च धार्मिक अधिकारी होता था। इसके बाद में आप यहाँ पे लास्ट पॉइंट देख रहे हैं काजी। काजी वह न्यायिक अधिकारी होता था जो प्रांत में न्यायिक कार्य करता था। जैसा कि केंद्र में काजी उल कुजात है, सर्वोच्च स्तर पर बादशाह सलामत हैं, उसके नीचे केंद्र में काजी उल कुजात है और फिर काजी के नीचे प्रांत में ये प्रांतीय काजी होता था। तो प्रांतीय काजी ठीक जैसे केंद्र में केंद्रीय काजी न्यायिक विमर्श देता था बादशाह को या फिर अपने जुरिडिक्शन में अपने डिसीजन सुनाता था, ठीक इसी प्रकार से प्रांतीय काजी का जुरिडिक्शन भी तय था, वह उस जुरिडिक्शन में अपने न्यायिक कार्यों को संपन्न करता था। तो इस तरीके से जो है वो कम्प्लीटली आप एक प्रांतीय प्रशासन का यहाँ पे देख सके हैं। और
ये एक मुग़ल काल की अनन्य उपलब्धि थी जो सल्तनत काल में नहीं थी। सल्तनत काल में इक्ता नामक प्रशासनिक इकाई इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे ख्वाजा नामक अधिकारी है, इक़्तादार है, ऐसे 2 ही अधिकारियों को डिफ़ाइन किया गया है। और यहाँ पर एक व्यवस्थित ब्यूरोक्रेसी है जो बहुत फलीभूत हुई थी। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं।